बात करेंगे एसआईआर की, जिस पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। वो एसआईआर पर सवाल उठा रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर का फॉर्म भरने से अच्छा है कि जमीन पर नाक रगड़ लो। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में विपक्ष को ललकारते हुए ऐलान किया कि ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है। महिलाएं आगे लड़ेंगी, आगे आकर पुरुष उनके पीछे रहेंगे। उधर बीजेपी भी ममता बनर्जी को लगातार घेर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एसआईआर पर चर्चा के दौरान यह साफ किया कि विपक्ष नहीं चाहता है कि देश में एसआईआर हो। विपक्ष के लिए असल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में रखने का। और साथ ही साथ दीदी के बयान के बाद बंगाल में अब फिर से एसआईआर पर उठे बवाल पर हम चर्चा यहां पर करेंगे। সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। संसद को नहीं चलने देना, देश में भ्रम फैलाना, एसआईआर के नाम पर कोई अयोग्य जुटेगा नहीं, कोई योग्य छूटेगा नहीं। एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता भास्कर घोष इस वक्त हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टीएमसी समर्थक विनय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन विनय सिंह जी, इस चर्चा की शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी कि इतनी बौखलाहट क्यों है, इतना दीदी क्यों बौखलाई हुई है और बार बार कभी धमकी भरे अंदाज में, कभी कैसे तो कभी कैसे कि बवाल एकदम कर देंगी, ये सब क्यों? बौखलाहट जो है सो एसआईआर की व्यवस्था को लेकर के नहीं है। बौखलाहट और चिंता की बात यह है कि एसआईआर के नाम पे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का यह एक राजनीतिक षड्यंत्र का एजेंडा है। जबकि 2026 के अप्रैल महीने में चुनाव होने वाले हैं और तब ठीक उसके कई एक महीने पहले एसआईआर का शुरू होना यह अपने आप में एक चिंता का विषय है। नहीं तो क्या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है विनय जी? विनय जी, ऐसे ये प्रक्रिया पहली बार हो रही हो देश में? ऐसा तो नहीं है? आप कह रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरेंगे, बवाल काट देंगे और ना जाने क्या क्या कर देंगे, पर ये बताइए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आप ही को उल्टा पड़ जाए। भाई, मतदाता सूची में आपका नाम। हाँ, प्रक्रिया तो इसके पहले भी हुई है, मगर प्रक्रिया के लिए एक निर्धारित और एक उचित समय चाहिए, जो कि पर्याप्त समय होना चाहिए, जिसमें सुचारू रूप से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी की जाए। ठीक है। जबकि चुनाव सर पे है और उसके पहले एकदम कम समय में एसआईआर की प्रक्रिया को संपूर्ण करना यह कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है और इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। इसके पीछे एक गलत मंशा काम करता है। यह भी खबर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनको यह हिदायत दी गई है कि आपको कम से कम 1.5 करोड़ मतदाताओं को सूची से बाहर निकालना है। तो इस पे तो बौखलाहट होगी। और अगर एक भी वैध वोटर का, वैलिड वोटर का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं होता है तो उसके लिए चाहे जो आंदोलन करना पड़े, जिस ढंग से करना पड़े, जोरदार ढंग से होगा और भारतीय जनता पार्टी की विरोधिता होगी। निर्वाचन कमीशन तो निष्पक्ष नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। निष्पक्ष भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करना ही सारे सिस्टम का आजकल यह एक रूटीन हो चुका है। ठीक है, ठीक है। अब आपकी इस बात पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। भास्कर घोष जी इस वक्त हमारे साथ है। भास्कर घोष जी, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि भैया मैं 3 बार की केंद्रीय मंत्री हूँ, 7 बार की सांसद हूँ, 3 बार सीएम मैं रह चुकी हूँ। अभी भी मुझे आपको ये प्रमाण देना पड़ेगा, और क्यों मैं आपको ये प्रमाण दूं? न्यूज नेशन के सारे दर्शकों को धन्यवाद। और आज ये डर मुझे अच्छा लग रहा है 3 बार का मुख्यमंत्री, 7 बार का सांसद, 3 बार का कैबिनेट मिनिस्टर
वो भी आज डर रही है कि उनकी मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री का गद्दी जो है वो छीना जाएगा। कैसे छीना जाएगा? आज ये बंगाल का जो हालत है, आज बंगाल का जो हालत है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बंगाल में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, भाजपा उत्तर दिनाजपुर में, अरे रुकिए महाराज, रुकिए, आपका समय ओवर हो गया, टेंशन मत कीजिए, मैं चुपचाप था। ठीक है, एक एक करके। उत्तर दिनाजपुर में 49%, 49.92% मुस्लिम, इसमें डर वाली बात का है। में 35.57, बीरभूम में 37, दक्षिण दिनाजपुर में 24, हाँ, एक दुशासन है। हावड़ा मालदा में 51%। हाँ, विनय जी एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप रिएक्ट करिएगा, फिर आप काउंटर करिए। मुर्शिदाबाद में 66%, नदिया में 26%, 24 परगना में 25%। नहीं, पर देखिए ना, ये डर नहीं है तो और क्या है विनय सिंह जी? अच्छा ठीक है, मैं भास्कर जी आ रही हूँ। विनय सिंह जी सुनिए ना, विनय सिंह जी अगर डर नहीं है तो फिर क्या है? ये जो ऑन एन एवरेज 30%, 35% का जो जनसंख्या माइनॉरिटी है, उसी के आधार पे आज ठीक है भास्कर जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, प्लीज एक सेकंड रोक रही हूँ। विनय सिंह जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर ये डर नहीं है तो क्या है? तो फिर क्यों कहा जा रहा है, आप लोगों को क्यों बीएसएफ चौकियों के पास ना जाने की सलाह दे रहे हैं? क्यों आप ये कह रहे हैं कि माताओं बहनों, किचन में तुम्हारे पास हथियार है, अगर कोई तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से काट दे तो तुम्हारे पास हथियार? मतलब आप तो उकसा रहे हैं ना, आप संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ उकसा रहे हैं, आप कानून से ऊपर हो गए। वोट देना जरूर, वोट देना हमारा अधिकार है। मैं देश का नागरिक हूँ, मैं वैलिड वोटर हूँ। आप हथियार चलाने की बात कर रहे हैं साहब, आप उकसा रहे हैं। हाँ, तो नारी शक्ति जैसे जवाब लेना चाहेगी वैसे जवाब लेंगी। एकदम सही कहा है ममता बनर्जी ने। आपका किसी का कोई अधिकार नहीं है, संविधान से मुझे अधिकार प्राप्त है। हालत कहां से नागरिक हो गए? यही तो छानबीन चल रहा है, यही तो छानबीन चल रहा है, और इसी के लिए उनके इतना ज्यादा छानबीन नहीं कहते हैं। ये क्या है? उचित समय नहीं है। उचित समय क्या इलेक्शन के बाद होता है? 5 साल राज करो, मौज करो। नहीं, पर उनका भी तो वैलिड पॉइंट है भास्कर जी, उनका वैलिड पॉइंट है कि बाकी जगहों पर एक्सटेंड किया गया, लेकिन यहाँ आप एक्सटेंड नहीं करते। वो असम के लिए भी पूछती हैं, वो कहती हैं कि भैया वहां पर क्यों नहीं वो प्रक्रिया होती है। तो बात तो ठीक है ना। आज जब बंगाल के लेके बात कर रहे हैं, असम में सीएए लागू हो रहा है, वहां पे एसआईआर का फॉर्मेट अलग है। एसआईआर असम में भी हो रहा है, लेकिन एसआईआर का फॉर्मेट अलग है। बंगाल में जो 2 करोड़ घुसपैठिया घुस चुके हैं, जो फॉल्स वोटर हैं, जिसके 73 लाख लोगों का राशन कार्ड छीना गया है, इनके जो मतदाता हैं वो हवा में घूमते हैं और अभी बांग्लादेश में पलायन कर रहे हैं। आज तक असम में जो लोग डिटेंशन कैंप में गए, उनका आज तक कोई एंड नहीं हुआ, उसका कोई विचार नहीं हुआ। कैंप में वो गए हैं जो डिटेंशन के योग्य हैं। बंगाल में वोट देने का अधिकार नहीं है, उसको भी डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। उनको भी हिदायत दिया जाए, आप हिदायत दे दीजिए कि वो लोग बांग्लादेश जैसे पलायन कर रहे हैं तो जल्द से जल्द बांग्लादेश और रोहिंग्या चले जाए यहाँ से। नहीं ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूं, लेकिन हाजी नाजिम साहब, भारतीय नागरिक का देश है। ठीक है, ये हिंदू मुसलमान का देश के ऊपर भारतीय नागरिक का देश है। भारतीय नागरिक जो है वो वोट देंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि हाजी नाजिम साहब, एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात करती है, एक मुख्यमंत्री ये कहती है कि भैया आप कहीं नहीं जाएंगे, कोई डिटेंशन सेंटर नहीं यहाँ पर बनेगा, कोई, आप मेरे लोग हैं, आप मेरे वोटर हैं। वो सीधा सीधा ये कहते हैं, उनके आप अलग अलग स्टेटमेंट्स आप सुन लीजिए, वो सीधे सीधे ये कहती हुई यहाँ पर नजर आती है और आपको कोई कहीं नहीं भेज सकता है। एक सीएम इस तरह का बयान अगर दे रही है तो उसको किस तरह से देखा जाए? हाँ हिमानी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी। हाँ हिमानी जी, पहले तो एक थोड़ा सा डाउटफुल यही हो रहा है कि एसआईआर जो होता है उसको तो लोग बात कहते हैं ये कि जी हम देखें घुसपैठिया रोकने के लिए कर रहे हैं, एनआरसी भी यही है, और फिर ये कहते हैं कि हम डिटेंशन कैंप भी बना रहे हैं। और जबकि ये प्रक्रिया तो चुनाव आयोग वाली है एसआईआर की, और देखिए एसआईआर पूरे भारत के अंदर हो रही है, तो इसका में
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम घुसपैठियों को एसआईआर के थ्रू करेंगे, हम एनआरसी भी ला रहे हैं और हम डिटेंशन कैंप में इनको रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भ्रम पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। और इसके साथ एक चीज हो रहा है, हर वक्त एक ही कम्युनिटी को टारगेट करने का एक माहौल बनाया जाता है। बार बार आप ना हर चीज पर कि एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये बार बार हिंदू मुस्लिम उस चश्मे से क्यों देखने लगते हैं आप? घुसपैठिया का कोई धर्म होता है क्या? घुसपैठिया घुसपैठिया है। हाँ हिमानी जी, हम तो चाहते हैं कि भारत के अंदर कोई भी घुसपैठिया ना रहे। आपको याद है कि अभी भारत में एक महिला आई थी पाकिस्तान से, दुबई के रास्ते होते नेपाल के जरिए अवैध तरीके से आई थी वो भारत के अंदर, लेकिन आज तक वो डिपोर्ट नहीं हो पाई है। क्या वजह रही है क्या नहीं, ये तो सरकार इसको बताएगी क्यों अभी तक नहीं भेज पाई है। लेकिन भारत के अंदर जो घुसपैठिया आते हैं बड़े चालाक होते हैं। तो वो मामला कोर्ट में चल रहा है, अगर आपको पता हो, आप सीमा हैदर के बारे में बात कर रहे हैं, वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। हाँ सुन तो लीजिए हिमानी जी, घुसपैठिया जो होते हैं बड़े चालाक होते हैं। ये घुसपैठिया इतने चालाक होते हैं कि जहां चुनाव होता है पहले ही वहां पहुंच जाते हैं कि हाँ देखिए चुनाव से पहले घुसपैठिया वहां एंट्री कर देते हैं। तो घुसपैठिया तो भारत के अंदर जबरदस्त तरीके से चालाकीपन दिखा रहे। और मुझे तो अपनी देश की आर्मी पे बड़ा फक्र है हिमानी जी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब बंगाल के अंदर जब एक हिंदू मुस्लिम वाला मामला बना था तो मेरी आर्मी ने किसी भी बॉर्डर पे किसी भी हिंदू को अपने भारत में नहीं आने दिया। जब मेरी आर्मी ने नहीं आने दिया तो ये घुसपैठिया कहां से आ गए? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चिन्हित करके ये कहा जाता है कि भी देखिए यहाँ पर मुस्लिम समाज है, रोहिंग्या है। तो ये रोहिंग्या आए कहाँ से, ये घुसपैठिया आए कहाँ से? 2014 से 2025 का तो आंकड़ा होना चाहिए कि इतने आए, और 2014 से पहले कितने आए और कितने रिपोर्ट करेंगे उसका भी आंकड़ा देश के पास है। भास्कर घोष जी, ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब दे लेती हूँ। भास्कर घोष जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, वो आपकी बात का जवाब देंगे। भास्कर जी देखिए, बंगाल के संदर्भ में ये जो घुसपैठिया मामला जो हम कह रहे हैं, ये 1947, 1971, 72 और उसके बाद भी यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे वो काफी घुसपैठिया करवाए हैं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, और उसी के आधार पे 35 साल यहाँ पे राज करते रहे। और उसी घुसपैठिया को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया है ममता बनर्जी का गवर्नमेंट, और उसी का नतीजा 15 साल नहीं, लेकिन भास्कर जी एक कंफ्यूजन भी है जिसको कहते हुए हाजी नाजिम साहब भी यहाँ पर नजर आए। वो क्या कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भैया हम जो अपनी मतदाता सूची है उसको शुद्धिकरण करने का काम कर रहे हैं, इस पर घुसपैठिया जैसी या कोई भी इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं सरकार जो है, होम मिनिस्टर जो है, वो सदन में बयान देते हैं कि घुसपैठियों को हटाया जा रहा है। वो सीधे सीधे ये कहते हैं। तो ये दरअसल एक कंफ्यूजन है कि ऑफिशियल ड्राइव कोई नहीं, तो वो वही जानना भी चाह रहे हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्टार्टिंग में ये कहा भी। मैडम, इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है। एसआईआर जो हो रहा है इसमें तीन डिविजन्स और तीन डिफरेंट आपके कंपार्टमेंट्स हैं। एक तो है जो व्यक्ति निधन हो गया है उनको आइडेंटिफाई करना, जो व्यक्ति माइग्रेशन हो गया उनको आइडेंटिफाई करना, जिसका 18 साल की उम्र के ऊपर हो गया उनको आइडेंटिफाई करना, और बांग्लादेश से और रोहिंग्या जितना भी यहाँ पे माइग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं उनको आइडेंटिफाई करके, जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूं, 73 लाख राशन कार्ड यहाँ पे डीएक्टिवेट किया गया था। ये क्या है, यानी 73 लाख लोग राशन और सुविधा भोग कर रहे थे जो इनका हकदार है नहीं। आज वो जो घुसपैठिया 1.5-2 करोड़ का जो घुसपैठिया आकर बैठे हुए हैं वो इस देश का नागरिक कतई नहीं हो सकते। और इसी संदर्भ में ही एसआईआर हो रहा है। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि जो 73 लाख लोगों ने अपने राशन के नाम जो है डीएक्टिवेट कराए, भी हो सकता है कि वो सक्षम हो गए हो, अब उन्हें राशन की जरूरत ना हो, लेकिन आप उन लोगों को भी क्या ये कहेंगे कि घुसपैठिया ये बता दीजिए ये गवर्नमेंट ने किया, ये गवर्नमेंट ने पाया कि 73 लाख लोग आप तक लेकर आइए, 73 लाख लोग राशन कार्ड के हकदार है नहीं, उनसे राशन का फैसिलिटी छीना गया है। वैसे ही जो लोग बांग्लादेश से आए हैं, जो लोग बर्मा से आए हैं, उनके वोटर अधिकार इस देश में है नहीं, और उसको छीनने का प्रक्रिया शुरू हो गया है, और इसी के लिए इतना बौखलाहट है। 73 लाखों के जो राशन है उनके डीएक्टिवेट हुए, इस तरीके का तर्क नहीं चलेगा देश के अंदर। यही तो भ्रम होता है सर। एसआईआर तो हो रहा है पूरे 12 राज्यों के अंदर, लेकिन एसआईआर में आपने राशन कार्ड में डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नहीं था। इन लोग राशन कार्ड, इन लोग को बुलाया गया था कि आपको पानी
आपको खाना दाना पानी सब दे रहे ठीक हैं। है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। एक विनय सिंह जी से भी मैं कमेंट लेना चाहूंगी यहाँ पर। विनय सिंह जी, लेकिन आपने जो कहा या ममता बनर्जी ने बतौर सीएम जो इस तरह के वो बयान दे रही है, लग नहीं रहा है कि आप लोगों की बात का उस तरह से असर पड़ रहा है जो नैरेटिव आप दरअसल सेट यहाँ पर करना चाह रहे हैं। देखिए 100% जो लोग जिन्होंने फॉर्म भरा, क्योंकि भाई उन्हें ये डर है, उन्हें ये है कि नहीं भाई ये एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, इसको आप, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, इसको आपको उस तरह से पूरा करना होगा। और बात भी ठीक है ना कि कोई भी एक घुसपैठिए को क्यों ये अधिकार हो कि वो सीएम चुने अपना या पीएम चुने अपना। एक भी घुसपैठिया देश में रहे, इसको भारतवर्ष का कोई भी राजनीतिक पार्टी इस चीज को नहीं मानती है। और किसी घुसपैठियों को देश में, एक भी घुसपैठिया का देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दीदी क्यों कह रही है कि आप लोगों में से कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं जाने नहीं दूंगी, फिर क्यों कह रही है ममता बनर्जी ऐसा? अरे भाई जिनको रहने एसआर का खिलाफ तो भारत उतर के आ गए हैं। यही और ममता बनर्जी की बात, जब हमने 11 साल में बॉर्डर पर जो फोर्स है वो तो केंद्र सरकार का है, तो बॉर्डर पे जो फोर्स है वो पैसा लेकर के और घूस लेकर के घुसपैठियों को कैसे देश में ला रही है? बताइए भास्कर जी। केंद्र सरकार देखिए, मैं दो चीज कहता हूँ। आज और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो दायरे है बढ़ा के 50 किलोमीटर अंदर कर दिया गया है। और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अगर कोई गलती है तो उसका कार्रवाई हो रहा है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कोई गलती करे और एक संवैधानिक संस्था वो गलती को सुधार ना करे। ईसीआई सुधार कर रहे हैं तो इनका आपत्ति क्या है भैया? पश्चिम बंगाल में इतना विस्फोट होता है, इसी पश्चिम बंगाल में इतनी आतंकवाद पकड़ा जाता है, तो इसके मतलब ये कि आतंकवाद पकड़ना ही अब बंद कर दो। तो यही तो वो पूछ रहे हैं भास्कर जी, जिम्मेदारी किसकी है और आपकी सरकार क्या कर रही है? फिर वो आपसे आंकड़े मांगे तो आंकड़े आप नहीं देते। मैडम 2014 में जब हमारी मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद घुसपैठिया बहुत कम। ये घुसपैठिया आज से नहीं है। अच्छा। 1947, 1971, 72 वो हम पावर में नहीं थे, तब से घुस के बैठा हुआ है। जब से आए हैं वो कह तो रहे कि बता दीजिए कितनों को ऐसो को डिपोर्ट किया गया। खैर समय इतनी इजाजत दे रहे हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।